इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए। 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त पहली दफ़ा खबर आई थी दाएं आँख में बिनाई की कि ख़तरनाक हद तक कमी हो चुकी है, उसी वक्त ये करना चाहिए था। नए सेटअप की बात हो रही है, इंतजामी सेटअप की बात हो रही है, प्रोविंसेस हो, डिस्ट्रिक्ट हो। सूबे मज़ीद बनाना जो है वो आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आइनी बात है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जिस सूबे की तफरीक होने जा रही है उसकी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों जो है उनकी 2/3 अक्सरियत जो है वो अगर ये फैसला कर दे तो आप ये कर सकते हैं। जो अब माहौल बन रहा है, बात तो ये है कि जी नए सूबे हों, बहस तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ जो चल रहा है वो एक ऐसा माहौल है जैसे नए इलेक्शंस की तैयारी हो। ड्रामा है। कोई मुझे कोई इलेक्शन नया होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है, लग्जरी गोश्त, दूध और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, तो फिर आम आदमी की सफरिंग को तो कौन ही देखेगा। हुकूमत ने खुद आज से चंद माह पहले एक रिपोर्ट इशू की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पिछले 4 साल के अंदर खतरनाक हद तक गुर्बत में इजाफा हुआ है। यूथ आपकी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा और यूथ परेशान है, बहुत सख्त परेशान है, सिर्फ परेशान नहीं है, नाराज भी है। पीटीआई के लिए क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? चीजें बेहतर हो रही हैं? फ्यूचर है ही पीटीआई का। जब तक इमरान खान जेल में उनकी सिर्फ मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इतनी पाकिस्तान की सियासी तारीख मैंने देखी हुई है, अगला इलेक्शन इमरान खान के नाम पे जीता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे और कुछ नए मौज़ूआत हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, और है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ कले इसकी भी खोलने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी बातें करेंगे हम। हमको ज्वाइन कर चुके हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि इकोनॉमी भी है और पॉलिटिक्स भी है और दोनों मौज़ूआत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है सारे के सारे मामलात पर, तो हम कोशिश करेंगे आज सारे सवाल आपसे करें। इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए, ये ज़रूरी था और आप इसको समझते हैं कि ये बहुत सही समत में चीज़ें जा रही हैं? 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त पहली दफ़ा खबर आई थी दाएं आँख में बिनाई की कि ख़तरनाक हद तक कमी हो चुकी है, उसी वक्त ये करना चाहिए था। और शायद इतने उसके बाद जो मुश्किलात पैदा हुई वो होती भी ना। अगर आपको याद हो, बिल्कुल शुरू में जब ये इशू आया था तो डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान, दो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो रिलीज़ की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो बराह रास्त उस बिनाई का आप इलाज कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन रूट कॉज है क्या, वजह क्या थी जिसकी वजह से ये बिनाई का मसला हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, उसका पता करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो अब तफ्सील इसके अंदर कोई तफसील के अंदर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो ब्लड प्रेशर जो है उसके बढ़ने की वजह क्या है, क्या वो उससे उस रूट कॉज से लिंक्ड है जिसकी वजह से बिनाई का मसला हुआ था, ये तो सब अब पता चलेगा। लेकिन चलें, 8 महीने लेट कर दिया लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और एक लंबा अरसा इस दरमियान वो कैद में तो गुजार ही चुके हैं। वो तन्हाई में, और इस 8 माह का जो अरसा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर सिर्फ 2 दफ़ा सलमान सफदर जो उनके वकील हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई, किसी डॉक्टर की नहीं, किसी फैमिली की नहीं, इवन लॉयर की सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। तो उसी की वजह से शायद इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई कि फिर आखिरकार ये फ़ैसला लेना पड़ा। अब हम ज़रा क्विकली आ जाते हैं इकॉनमी के ऊपर। आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। ये ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा सर्वेस हैं और इनको मुस्तनद भी माना जा रहा है कि गोश्त, फ्रूट ये लग्जरी बनती जा रही है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए उसकी प्लेट जो है ना वो छोटी होती चली जा रही है। फूड आइटम्स ख़रीद नहीं सकते, और अगर लग्जरी गोश्त, दूध और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं तो फिर आम आदमी की सफरिंग को तो कौन ही देखेगा। पहले इसको एड्रेस करें, फिर हम दूसरे सवाल भी आपसे करें। देखिए, उसको तफसील में भी बात की जा सकती है कि क्यों ऐसी माशी सूरत हाल बनी, लेकिन हुकूमत ने ख़ुद आज से चंद माह पहले एक रिपोर्ट इशू की, प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिपोर्ट इशू की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पिछले 4 साल के अंदर ख़तरनाक हद तक
गुर्बत में इजाफा हुआ है। यानी वो पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, उनकी तादाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। और उसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है उसमें भी ख़तरनाक इजाफा हो गया है। और उसके अंदर अगर आप तफसील देखें तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि वो गुर्बत की जो मेजरमेंट्स भी होती हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन से कहते हैं कि कैलोरी इनटेक मिनिमम इतनी मिल रही है कि नहीं। तो लोगों को जो सेहतमंद रहने के लिए जितनी कम से कम खुराक की ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही है। बहुत बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। सो ये जो जो भी आप रिपोर्ट की बात करें तो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स यही बात कर रही हैं। और जो तबाहकुन माशी पॉलिसीज़ जो हैं और सियासी बहरान, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक सियासी बहरान है जिसकी वजह से मुश्किलात हैं मईशत के अंदर, और फिर उस मुश्किल से डील करने के लिए जो माशी फ़ैसले किए गए वो उनका सारे का सारा बोझ जो है वो मुतवस्सित तबके और गरीब के ऊपर पड़ा, और उसका नतीजा आप ये इन नताइज के अंदर देख रही हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका वॉर नहीं होती तो इतना ज़्यादा मौशी दबाव पाकिस्तान पर नहीं आता। इसका इम्पेक्ट तो सारी दुनिया पर है, तो पाकिस्तान पर भी है। और उस जंग ही के नतीजे में पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो इतनी ऊपर चली गई, और हमें इतने पैसे जो है ना वो लेवी की सूरत में निकालने पड़ रहे हैं आम आदमी और सैलरीड क्लास की जेब से। तो ये वाली बातें भी बिल्कुल दुरुस्त है हुकूमत की। बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त है जी। जो ईरान की जंग हुई और उस जंग की वजह से आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और उसका असर पाकिस्तान भी पड़ा, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ अगर तेल की ही बात कर लें, बाकी मैं बाकी चीज़ों की भी बात करता हूँ, तो जो तेल की कीमत के अंदर, पेट्रोल की कीमत के अंदर जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से नहीं हुआ। ज़रा उठा के देख तो लिए, वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना, रिलीज़ होती है। जब भी कीमत बदलती है तो उसका नोटिफिकेशन इशू होता है। जिस वक्त ये जंग शुरू होती है, उस जंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था कि एकदम से आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, बजाय के अवाम को उससे जिस हद तक बचाया जा सकता है बचाने की कोशिश की जाती, और जो टैक्स आपने पेट्रोल के ऊपर लगाया हुआ था उसमें कुछ कमी करते आप। सब्सिडी नहीं देने की बात करें, सब्सिडी नहीं दे सकती गवर्नमेंट अपनी जेब से, लेकिन जो टैक्स ले रहे थे अवाम से उसके अंदर थोड़ी कमी कर देते कि चलो यार कुछ ना कुछ हद तक जो है वो अवाम को मैं इस मुश्किल से बचाऊं। इन्होंने टैक्स में इजाफा कर दिया, और ये जंग शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर किया था। वो 50 रुपये फ़ी लीटर होता था, उससे 70 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर ले गए, और वो 120 रुपये लीटर तक फिर पहुंचा। और आज भी 2 गुना से ज़्यादा है टैक्स जो उस जंग शुरू होने से पहले था। तो अगर आप सिर्फ इसी को मिसाल देख लेना तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि सोच क्या है, कि जब मुश्किल वक्त पड़ती है तो उसका बोझ किसने बर्दाश्त करना है। दूसरे जो आप बात कर रहे थे, इस जो साल अभी ख़त्म हुआ है, मैं आपको एक और मिसाल दे दूं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत की क्या सोच है माशी तौर पे, और क्यों ये गुर्बत के अंदर इजाफा हो रहा है, लोगों की, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पिछले साल जो है वो तनख्वाहदार जो मुलाजिम है पाकिस्तान में, मुतवस्सित तबके का है ज़्यादातर, या बिल्कुल जो लोअर लेवल के हैं तो गरीब लोग हैं, उनसे 600 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया। और ये टैक्स जो है ये तकरीबन 3 गुना ज़्यादा था जो आज से 3 साल पहले लिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से लेते थे। 600 अरब रुपए से ज़्यादा मुतवस्सित और गरीब तबके के तनख्वाहदार मुलाजमीन से इकट्ठा किया गया। आपको पता है पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जागीरदार वडेरे चारों सूबों में, उन सबको अगर आप जोड़ लें तो पिछले साल कितना टैक्स इकट्ठा किया गया? 10 अरब रुपए भी नहीं। यानी मुतवस्सित तबके और गरीब तनख्वाहदार मुलाजमीन से 60 से 65 गुना ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया बनिस्बत अमीर तरीन जागीरदारों और वडेरों के। सो उसके बाद गुर्बत में नहीं इजाफा होगा तो और क्या होगा। और फिर तो जो ये कहा जाता है कि जी ये तो IMF का तकाजा है, ये तो वहाँ से आई बात है, हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, ये भी सही है। IMF का ये तो बिल्कुल तकाजा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बोलते हैं कि भाई जितना तुम्हारे पास पैसा है उतना खर्च करो, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसलिए या अपने अखराजात कम करो या अपने टैक्स बढ़ाओ। पहली बात तो IMF ने कौन से आपको अखराजात कम करने से मना किया है?
कभी आपने सुना है कि कोई डिस्कशन सुनी है आज तक कि ये यार हम तो चाहते हैं कि ये खर्चा हम कम कर दें लेकिन आईएमएफ नहीं करने देती? तो पहली वो वाली साइड की तो बात ही नहीं होती कि भाई आपको सैर करने के लिए मलका जहां पनाह को 13 अरब रुपए का जहाज चाहिए था, तो ये आईएमएफ ने कहा था कि ये खर्चा आप जाके करें। दूसरा, आप रेवेन्यू की साइड पे आ जाएं, टैक्स की साइड पे आ जाएं। क्या आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जागीरदारों से टैक्स मत लो? क्या आईएमएफ ने कहा है कि खरबपति रियल एस्टेट के मालिकान जो हैं उनसे टैक्स ना लो? क्या ये आईएमएफ ने कहा है कि जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मार्केटें हैं जहां करोड़ों की कारोबार रोजाना हो रहा है उन लोगों से टैक्स ना लो? ये तो आपके फैसले हैं ना। गरीब जो है उस पर टैक्स बढ़ाने में तो आपको 2 मिनट नहीं लगते। वहां बहुत हुकूमत ताकतवर होती है और जब ताकतवर से टैक्स लेने की बारी आती है तो यही हुकूमत जो है वो मफलूज नज़र आती है। मैं एक और चीज़ पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, बट दोबारा कि सोच क्या, ये किस तरीके से ये सियासत अशराफिया के कंट्रोल में आई हुई है और ये पूरी निज़ाम जो चल रहा है ये अशराफिया के कंट्रोल में। हमारी हुकूमत के वक्त में एक कानून पास किया गया बेनामी के ऊपर, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबको पता है पाकिस्तान में अरब रुपए की प्रॉपर्टी सारे पाकिस्तान में फैली हुई है, बेनामी है, क्योंकि आप उसमें सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं डिक्लेयर करते, टैक्स भी नहीं देना चाहते। कानून पास कर दिया गया। मैं हर एक से पूछ रहा हूँ यार वो 7 साल हो गए उस कानून को पास हुए, कोई एक केस बता दो, एक जिसके ऊपर काम हुआ हो। वो इस्लामाबाद में एक रेडी बान प्रोजेक्ट हमने बनाया था कि वो जो रेडियां लगाते हैं उनको एक अच्छे से इज्जतदार तरीके से काम करने का मौका दें और जो मार्केट्स के अंदर जो दूसरे ताजर थे उनको जो मसाइल होते थे वो भी ना हो। उन रेडी बांध को तो आपने ख़त्म करने के लिए 2 मिनट नहीं लगाए। एक बेचारी गरीब औरत गुब्बारे बेच रही थी, उसकी किस्मत ख़राब कि उसके पास लाल और ग्रीन गुब्बारे भी थे। उन्होंने कहा ये तहरीक इंसाफ की एजेंट है, उसको पुलिस उठा के ले गई। तो गरीब के सामने ये हुकूमत बहुत ताकतवर है और ताकतवर के सामने ये मफलूज है। और इस किस्म के हालात में पेट्रोल प्राइस नीचे जाएगी पॉसिबल ही नहीं है। डॉलर काबू आएगा कैसे मुमकिन हो पाएगा? इकॉनमी बेहतर खतूत पर चल पाएगी और आम आदमी तक उसके समराज जाएंगे? फिर तो ये बिल्कुल दीवाने का ख्वाब ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर ये हो रहा हो ना कि गरीब और मुतवस्सित तबके के हालात तो बहुत ख़राब हो गए, लेकिन मजमूई तौर पे मईशत जो है वो बहुत बेहतर चल रही है। चलो, पैसा अमीरों के पास जा रहा है। एक कम से कम ये कह सकते हैं कि जो मुल्क का जो ट्रेजरी है, जो आपकी मुल्क के जो हालात हैं, माशी हालात जो हैं, मजमूई तौर पर वो बेहतर हो रहे हैं। पिछले 4 साल जो गुजरे, ये सब हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं, मैं अपने घर से तो नहीं लेके आया हुआ। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मईशत बढ़ने की रफ्तार जो शर-ए-नमू रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ, वो किसी भी 4 मुसलसल साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख में सबसे कम 4 साल। तो ना वो मजमूई तौर पे मईशत परफॉर्म कर रही है, ना वो मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, ना वो गरीब की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, बल्कि गरीब बेहतर नहीं हो रही, ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। तो अगर कोई ये कहता है कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो बदकिस्मती से ये फैक्ट नहीं है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो वो तो बढ़ी ही नहीं, उस पे भी एक हैमर ही चला है, छुरी ही चली है। तो एक ये भी एक बात हो गई। उसकी वजह यही है ना जो मैंने आपको बताया, अगर 4 साल लगातार लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान हिस्ट्री होगा तो नौकरियां किधर से पैदा होंगी। और ये जो एक ख्याल है कि अभी कोविड से रिकवर नहीं हुई थी मार्केट्स, और फिर उसके बाद में ये सब कुछ आ गया, फिर ईरान और अमेरिका क्लैश आ गया, और पाकिस्तान तो है ही मुसलसल चैलेंजेस में। नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रा से मैं थोड़ी सी तस्हीह आपसे कर दूं, थोड़ी सी। कोविड आया, दुनिया के मुश्किल तरीन जो 1 सदी का सबसे बड़ा चैलेंज था वो आया। पहली बात तो तमाम दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के सदर के माशी मुशीर, इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रैंक, कोई आप उठा के देख लें इंटरनेशनल पब्लिकेशन, पाकिस्तान का नाम आता है उन ममालिक के अंदर जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उस कोविड का मुकाबला किया। नतीजा क्या निकला कि आपकी मईशत जल्दी रिकवर की। जिस साल कोविड आपका ख़त्म हुआ है
उसके बाद 2 साल थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, दोनों साल 6% सालाना मईशत की ग्रोथ हुई है। आपको पता है औसत ग्रोथ जो मैं बता रहा था कि ये पिछले 4 साल में औसत सालाना ग्रोथ जो है मईशत की शरह नमू जो है वो 2.3% रही है। और वो जो 2 साल थे, ये 4 साल पीडीएम की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद के जो है उसकी 2.3% है, और उससे पहले के जो 2 साल थे वो 6% की ग्रोथ हो रही थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल तबाह बर्बाद थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 6% से लेके आए नीचे। अच्छा, अब देखिए एक नया मामला है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ये कितना सूदमंद हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, इसकी अफादियत क्या हो सकती है। नए सेटअप की बात हो रही है, नए तंजीमी सेटअप की बात, इंतज़ामी सेटअप की बात हो रही है। प्रोविंसेस हो, डिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन तादाद बढ़े, डिविजन्स के अंदर बांटा जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए, नए सूबे नए इंतज़ामी अंदाज में चलाए जाएं, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी बात है कि जिसको हो ही जाना चाहिए, और अगर इसके कोई ऐसे असरात हैं कि जो बेहतरीन है तो वो आवाम तक पहुँचें, उस सब में भी अगर लगेगा तो कितना वक्त लगेगा? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि सूबे मज़ीद बनाना जो है वो आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आइनी बात है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन आइन के अंदर उसका तरीक़ेकार भी लिखा हुआ है, और वो बुनियादी तौर पे ये कहता है कि आपकी सूबाई असम्बली जिस सूबे की तफरीक होने जा रही है, उसकी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों जो है उसकी 2/3 अक्सरियत जो है वो अगर ये फ़ैसला कर दे तो आप ये कर सकते हैं काम। वजह क्या है, क्यों ये किया गया कि जब आप इंतज़ामी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ना, जब आप नए सूबे बनाते हैं तो उसमें बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ता है। राइट? इंसान जो है वो जज्बात भी रखता है, उसको एक शनाख्त का एहसास भी होता है, उसकी एक अपनी तारीख़ भी होती है, एक सकाफ़त भी होती है। ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन फ़ैसलों के अंदर। तो अगर मजमूई तौर पे लगता है अवाम को, उनकी एक अक्सरियत को नज़र आता है, वाज़ेह अक्सरियत को नज़र आता है कि ये अच्छी चीज़ है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर कर लीजिए। और 2 सूबे ऐसे हैं भी जिनके लिए सूबाई असम्बलियों से करारदादें पास हो चुकी हैं पहले। एक भालपुर जनूबी पंजाब का सूबा है जिसके लिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बनाया गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होना है, वो पूरा सेक्टर। और इसी तरीके से हज़ारा सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन आप ये बैठकर बंद कमरे के अंदर ये सफ़ेद कागज़ सामने रखेंगे और ऐसे लकीरें खींचेंगे और आप बोलेंगे तुम सिंध 2, तुम सिंध 1, तुम सिंध 3, और ये बलूचिस्तान के गए 3 टुकड़े और वो गए पंजाब के 4 टुकड़े और ये हो गए 4 टुकड़े खैबर पख्तूनख्वा के। आप बहुत बड़ी तबाही लेकर आएंगे इस मुल्क के अंदर, बहुत बड़ी तबाही लेकर आएंगे, और उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम को जो निज़ाम है उसके समरात नहीं मिल रहे, सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसका हल आपके आइन के अंदर मौजूद है, और वो हल ऐसा है जो तमाम दुनिया में जो कामयाब निज़ाम हमें नज़र आते हैं उन तमाम दुनिया के अंदर वो काम किया जाता है। वो क्या है? इंडिया में आप मुंबई को देख लें, और ये नहीं है कि सिर्फ इन 4 शहरों में, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। इंडिया में मुंबई देख लें, आप चाइना में शंघाई देख लें, आप लंदन देख लें, आप न्यूयॉर्क देख लें। 4 मुख्तलिफ मुल्क, 4 मुख्तलिफ सकाफ़तें, मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत, एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी जमहूरियतें हैं। इन चारों इंतहाई कामयाब शहरों की जो इख्तियारात और वसाइल हैं फ़ैसले करने के, वो किसके पास? वो इन शहरों के मुकामी हुकूमतों के पास है, इनके मेयर के पास है। न्यूयॉर्क का मेयर, एक शहर का मेयर इतनी बड़ी चीज़ होती है कि सारी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान के सब जानते हैं ज़ोरान ममदानी जो है वो मेयर बन गया न्यूयॉर्क का। इतनी बड़ी चीज़ होती है न्यूयॉर्क की। इस साल का आप ज़रा मुंबई का, और मैं मुंबई जाना शुरू हुआ था सबसे पहली दफ़ा मैं गया 95 या 96 था, मैं कराची से गया था। मैं जब वहाँ गया मुझे बड़ा तरस आया उन लोगों के ऊपर। यार इन बेचारों के हालात देखो, पूरा अच्चर गुरबत, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई, इंतहाई यूजलेस एयरपोर्ट। हमारा कराची का नया नया एयरपोर्ट बना हुआ था, हमने कहा यार क्या हालात है। आप आज जाके देखें, मुंबई को देखें, वो कराची से 10 गुना बेहतर है। वजह क्या है? वहाँ इख्तियारात और वसाइल मुंबई वालों के हाथ में। आपको पता है इस साल का जो मुंबई की बल्दिया का बजट है उसका अगर आप मवाजना करें कराची की बल्दिया के इस साल के बजट से, फी कस
जो आबादी मुंबई में रहती है और जो कराची में रहती है, हर एक शहरी के लिए आपको पता है कि मुंबई का जो बजट है इस साल का बल्दिया का, वो कराची की बल्दिया के बजट के फीकस बजट से 59 गुना ज़्यादा है। 59 गुना ज़्यादा, 25% ज़्यादा नहीं, 2 गुना ज़्यादा नहीं, 3 गुना नहीं, 59% ज़्यादा। यानी अगर आप यहाँ कराची में एक स्कूल बना सकते हैं तो वहाँ पे 59 स्कूल बन सकते हैं। अगर आप कराची में एक अस्पताल बना सकते हैं, वहाँ 59 अस्पताल बन सकते हैं। ये है हल जिसमें ना कोई लोगों की सकाफत पे असर पड़ता है, ना शनाख्त पर असर पड़ता है, और जो होगा ये किसी एक जगह के लिए नहीं होगा, तमाम पाकिस्तान के लिए होगा। ये सखर वालों के लिए भी होगा, खैरपुर वालों के लिए भी होगा, ठट्टा बदीन वालों के लिए भी होगा, कराची के लिए भी होगा, बाकी तमाम सूबों के अंदर भी होगा। ये है हल। आप आईनी तरमीम करें, आप इस मुकामी हुकूमत के निज़ाम को मजबूत करें। वो जो 140A आर्टिकल है आइन के अंदर, जो ये कहता है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो इंतज़ामी, माली और सियासी तौर पर ख़ुद मुख्तार होगा, उसकी तशरीह कीजिए। कौन से इख्तियारात जो हैं वो मुकामी हुकूमत के पास होंगे, वो सूबाई हुकूमत उनसे छीन नहीं सकती। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपने कराची से उठा के सिंध कर दिया, आप ये नहीं कर सकते। आइन के अंदर लिखा होगा ये इख्तियारात मुकामी हुकूमत के। इसी तरीके से वसाइल में हिस्सा जो है, शराकत दारी कितनी होगी वफाक की, सूबे की और मुकामी हुकूमतों की, आइन के अंदर लिखिए। कौमी मालियाती कमीशन का जो अवार्ड हो, NFC अवार्ड जो हो, उसके अंदर तीनों का शेयर डिफाइंड हो। ये काम करने की ज़रूरत है। प्रोविंस की सतह के ऊपर वो तो देखिए आप बात आती सॉरी, मुझे एक और चीज़ है जो प्रोविंस की सारी डिस्कशन के अंदर अभी तक कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, और ये मुझे मोहसिन लगारी साहब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की, और वो है जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है पाकिस्तान में। आपको पता है हसास तरीन अगर कोई पाकिस्तान में बैनुस-सूबाई कोई इशू है, वो पानी की तकसीम का है। इंडस वाटर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो टेंशन रहती है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान और पंजाब और सिंध के दरमियान। अभी 4 सूबे हैं जिस वक्त ये सूरत हाल है। जब आपके 16 सूबे होंगे और 16 लोग कमरे में बैठे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर इशूज़ आते थे। उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जिस इशू के ऊपर इम्पॉसिबल था कोई कंसेंसस क्रिएट कराना, वो पानी का इशू था। और अभी सिर्फ पंजाब के चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर और सिंध के चीफ मिनिस्टर के दरमियान ये तकरार हो रही होती थी। जिस वक्त वो 16 हिस्सों में बटेगा और 16 लोग कमरे में बैठ के उसके ऊपर बहस करेंगे और आपस में टेंशन होगी, तो फिर आप सोचेंगे क्या हालात होंगे। आपको पता है मजबूर क्यों हुआ है एक आम आदमी इस बारे को में सोचने के लिए? वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये मामला अपनी जगह खड़ा हुआ है। सही। मैंने जिन्हें वोट दिया और वो आते हैं और वो जवाबदेह नहीं होते अपने काम के ऊपर। असल बात ये है ना? असल बात देखिए, लोगों को ज़रा ज़रूरत है। आप उस वक्त पैदा नहीं हुई थी जब हमारी जवानी का वक्त था ना, तो कराची की दीवारों पे लिखा होता था चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। खैर अब उसमें थोड़ी सी तरमीम की ज़रूरत है, चेहरे भी और निज़ाम भी बदलो, दोनों बदलने के। सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं होगा, ठीक है ना। निज़ाम क्या है आपका, जो मैंने अभी आपसे पहले जिसका जिक्र किया था, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ आईनी तरमीम की ज़रूरत है। इस वक्त निज़ाम ये है कि आपके जो इलेक्टेड MP और MNA आते हैं ना, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिफर इख्तियार है अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने का। क्या आइन कानून के अंदर इनके पास कोई इख्तियार है कि ये आपकी गली पक्की करवा सकें, ये पानी जो आपके घर नहीं पहुंचता उसको ठीक करा सकें, आपके इलाके के स्कूल जो हैं उनको बेहतर कर सकें? ये कोई चीज़ भी इनके इख्तियार में नहीं है। तमाम का तमाम इख्तियार जो है वो सूबाई हुकूमतों के हाथ में है। और दूसरे इसका जो पहलू है, ये टोटल जो सूबाई हुकूमत के डायरेक्टली इलेक्टेड MPs आते हैं वो लगभग 500 के करीब होते हैं पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है अगर आपका मुकामी हुकूमत का निज़ाम जैसे पाकिस्तान में हमने बनाया वह है, पहले इस्तेमाल हुआ हुआ है, पूरी तरीके से बाइख्तियार नहीं हुआ। सबसे बेहतर मुशर्रफ साहब के वक्त में था और उसका आपने देखा कराची के अंदर आपने वक्त काम होते हुए देखा, एडवोकेट नेमतुल्लाह के वक्त में भी काम होते देखा, मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में भी काम होते देखा। वो ये नहीं कि ये 2 लोग जो हैं वो दूसरों से बहुत बेहतर थे, बाइख्तियार थे, वसाइल थे उनके पास काम करने के लिए। उस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में 80,000 से 1 लाख मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। कहाँ 500 लोग, कहाँ 80,000 से 1 लाख लोग। सो इस वक्त आपका जो निज़ाम है वो उसका ढांचा ही ख़राब है।
अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने का इख्तियार और वसाइल उसके हाथ में है जो अवाम से बहुत दूर है, ठीक है ना, वो उनकी दस्तरस में नहीं है। इसलिए ज़रूरी है ये तरमीम करना। फिर आपकी जमहूरियत, मैं इस पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत को कहता हूँ हवा में मुअल्लक जमहूरियत, उसका ज़मीन से कोई रिश्ता ही नहीं है। और जो आम सियासतदान है जो सामने हमारे, उनका आवाम से कोई रिश्ता नहीं, वो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। अच्छा वही देखिए ना, आप वो इलेक्ट होके आया, उसके बाद वो असेंबली में पहुंच गया, आप गए मैं तो बहुत बिजी हूँ। आपके अगर वार्ड का काउंसलर है वो छुपेगा कहाँ आपसे? वो तो आपके साथ वाली गली में रहता होगा। और अगर उसके, लेकिन फ़ायदा उस वक्त है, उसका वार्ड का काउंसलर आपको पता होने का फ़ायदा उस वक्त है जब उस आपको पता है कि इसके पास इख्तियार भी और वसाइल भी है। हर सतह के ऊपर आपने पावर को और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इख्तियार और वसाइल जो है ना, खारजा पॉलिसी मुल्क की क्या होगी, ये वफाक का फैसला है। ये यूनियन काउंसिल में नहीं फैसला कर सकते कि मोहल्ले में बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इसी तरीके से सूबे के अंदर मैंने एक हाईवे बनानी है जो मेरे 7 अजला को कनेक्ट करेगी, ये फैसला जो है ये यूनियन काउंसिल नहीं ले सकती, ये फैसला सूबाई हुकूमत ने लेना है। लेकिन मेरी गली के अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है या निकासी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे मोहल्ले के अंदर स्कूल की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो सेकेंडरी की है या प्राइमरी की है, ये मुकामी सतह के ऊपर आपको पता है सबसे बेहतर। सो आपने निज़ाम जो अभी बनाया हुआ है ना, अवाम की और मुल्क की और रियासत की जो ज़रूरियात हैं उसमें, और जो स्ट्रक्चर इस वक्त आप निज़ाम चला रहे हैं उसके अंदर डिस्कनेक्ट है, उनका आपस में रब्त नहीं है। और ये आप 4 सूबों से 16 सूबे कर देंगे तो ये मसला फिर भी नहीं ख़त्म होगा। ये भी आपने वार्ड की बात की, काउंसलर हो गए या चेयरमैन हो गए, बड़ा अच्छा आपने बताया कि इख्तियारात और वसाइल दोनों होने चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी तो होना चाहिए कि उनके पास इख्तियार हो, उनके पास वसाइल हो, और वो गुंडे भी नहीं हो। देखें ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सही है। देखें, जब एक निज़ाम के अंदर लोगों की बेहतरी करने के लिए कोई गुंजाइश होगी ना, तो फिर कोई अच्छा शख्स जो है उस निज़ाम की तरफ जाएगा। आपके वो लोग जो वाकई में खिदमत करना चाहते हैं फिर उस तरफ आएंगे। जब लोगों को पता है कि भाई इस निज़ाम के अंदर मैं कानूनी हद के अंदर रहते हुए, अपनी अखलाकी हद के अंदर रहते हुए अवाम का कोई फ़ायदा नहीं करा सकता या ना होने के बराबर फ़ायदा करा सकता हूँ, तो मैं तो सिर्फ फिर वहाँ पे इसलिए जाऊँगा कि अच्छा इधर से मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, ठीक है ना, मैं गड़बड़ कहाँ कर सकता हूँ। तो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है ना आपका, वो अच्छे लोगों के लिए, वो लोग जो वाकई में खिदमत करना चाहते हैं उनके लिए क्रिएटेड ही नहीं है इस वक्त। इसी तरह के मामलात हैं। अच्छा देखिए, सिचुएशन पता है क्या, ये जो नए तंजीमी उमूर के ऊपर जाने वाली जो बहस है ये क्यों कर है, बहुत ही आसान से 2 सॉल्यूशन है 2 पार्टीज के पास में। पीएमएलएन के पास में ये सॉल्यूशन है कि वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवा दे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास में ये सॉल्यूशन है कि भाई हम तो इलेक्शंस तो करवाते रहते हैं, थोड़े से कुछ और लोग भी ले आते हैं, मामूली से रद्दो बदल कर देते हैं, लेकिन देखिए नतीजा फिर भी वही रहना, कुछ नहीं बदलेगा। देखें, वो इस वक्त सिंध के अंदर इलेक्शन तो हुए हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन में जिनको वोट दिया था अवाम ने, वो तो बैठे हुए नहीं वहाँ पे, ठीक है, वो बैठे हुए कोई और है, वोट अवाम ने किसी और को दिया था। फिर जो लोग बैठे हुए भी है ना उनके पास इख्तियारात है ना वसाइल हैं, उनके पास तनख्वाहें देने के अपने पैसे नहीं होते, उन्होंने काम क्या हक करना है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि इसी मुर्तज़ा वहाब को आप एक बाइख्तियार मेयर बना दें जिसके पास इख्तियारात भी हों और उसके पास वसाइल भी हों, यही मुर्तज़ा वहाब इससे बहुत बेहतर डिलीवरी करेगा जैसे अब कर रहा है। सो मसला जो है वो ये है कि इस वक्त खाना पूरी हो रही है, कहीं पे खाना पूरी भी नहीं हो रही, जिस तरह पंजाब के अंदर जो है वो खाना पूरी भी नहीं हो रही, ये सिंध में खाना पूरी हो रही है। तमाम चीज़ें हमने तो बजाय के ताकत अख्तियार नीचे आने के वापस ऊपर जाते हुए देखा है। एक के बाद दूसरी चीज़ें जो शहर किया करता था वो प्रोविंशलाइज कर दी गई हैं। यहाँ पे ये किया गया, जिस तरह से मैं पहले एग्जांपल देता, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने जी ख़त्म, अब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी। पंजाब में उन्होंने एक और फार्मूला यूज़ किया है, उन्होंने बना लिए कॉरपोरेशंस। हर चीज़ का काम जो है ना उसके लिए कॉरपोरेशन है, जो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में जो बल्दियाँ काम करती थी ना, वो काम जो है वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक कॉरपोरेशन करती है। तो आइडिया दोनों तरफ यही है कि सारी ताकत हम अपने पास मरकूज़ कर लें और अपने हाथ में रखें, और इसीलिए
ये तरमीम जो मैं आईनी तरमीम जिसकी बात कर रहा हूँ, बार बार इस पे मैं इसलिए जोर देता हूँ कि इस वक्त आप इन दोनों से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जो तमाम इख्तियारात वसाइल आपके हत्थे चढ़ गए हैं, अब ये खुदा का वास्ता नीचे अवाम के पास पहुँचा दें, ये नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं बोलता हूँ, आप मुझे बोलेंगे यार असद साहब आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छा कमा लिया, अब तो आप वैसे भी बुढ़ापा आ गया आपका, यार अपनी जितनी जायदाद है ना ये मोहल्ले में बांट दें। भाई मैं नहीं बांटूंगा। तो आप इस वक्त सूबाई हुकूमत से कह रहे हैं कि अपनी जायदाद जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट को बांट दें, वो नहीं बांटेंगे। आइन में तरमीम करें, एक दफ़ा धक्का लगाएं। ये कौन से अपने वोट लेके बैठे हुए हैं वहाँ हुकूमत में जो बैठे हैं इस वक्त, ठीक है ना, ये जो कौमी असम्बली बैठी हुई है रिप्रेजेंटेटिव, उसका तो ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनकी क्या औकात है ना करने की। और ये बताइए कि अब माहौल बन रहा है, बात तो ये है कि जी नए सूबे हों, बहस तो ये, लेकिन इसके साथ साथ जो चल रहा है वो एक ऐसा माहौल है जैसे नए इलेक्शंस की तैयारी हो। आपको लगता है कुछ इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं? कहीं पे खामोश होकर बैठ जाते हैं तो फिर कहीं पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नए सिरे से बहस मुबाहिसा आपस का शुरू हो गया। ऐसा नहीं लगता आपको? ये जो इनकी आपस में बहस मुबाहिसा, पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश है ये जो आपस में इनका होता है, देखें ना, ये एक तो था। आप लोग बहुत ज्यादती करते हैं। देखें, जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो बेचारे एक दूसरे का पेट काट कर कौमी चोरी की हुई कौमी दौलत निकालते हैं, फिर वो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते हैं, फिर एक दूसरे को खम्भों पे लटकाते हैं। तो वो 60-90 दिन इलेक्शन कैंपेन में ये कर देते हैं, फिर थक जाते हैं ना बेचारे। उसको जब हुकूमत बन जाती है तो 5 साल वो फिर सस्ताते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एक ड्रामा है। कोई मुझे कोई इलेक्शन नया होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी आपने कहा कि कंसेंसस होना चाहिए, इसकी एक कोशिश की है एमक्यूएम ने, और उन्होंने बैठ कर के सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा है कि जी इसके ऊपर बात करें, हमें लगता है कि नागुज़ीर है, अगर आपको नहीं लगता तो आइए आकर के बताएं। ये एक अच्छी कोशिश है? बिल्कुल अच्छी कोशिश है, और ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है आपस पे। हमने भी एक सेमिनार कराया था कराची में, उसमें तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, एमक्यूएम के जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं अमीन उल हक वो वहाँ पे मौजूद थे, जमात इस्लामी के कराची के इस वक्त जो नाजिम हैं सैफ वो वहाँ पे मौजूद थे, इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के वहाँ पे, GDA से हसनैन मिर्ज़ा थे। तो हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर, और बड़ी खुशी हुई बात कि ये जो आइनी तरमीम की बात कर रहा हूँ तमाम शुरुका ने उसको सपोर्ट किया कि ये काम करना चाहिए। इसी तरीके से देखें, हम जो काम समझते ही नहीं है ना, कौम जो है वो डंडे के जोर पे नहीं चलती है। अगर आप वाकई में कामयाबी से चलाना चाहते हैं ना तो आपको लोगों को एक शिरकत का एहसास देना होता है, उनकी भी बात सुननी होती है। तो हम अभी तक ये और किसी ने नहीं किया। हम हैदराबाद गए, हमने हैदराबाद के अंदर इसी मौजू के ऊपर, ये आइनी तरमीम के ऊपर गुफ्तगू की, और वहाँ पर हमने सिंध यूनाइटेड फ्रंट के जो है रहनुमा उनको भी बुलाया, वहाँ पे जस्कम के GSN कौमी महाज वालों को भी बनाया। उन्होंने सख्त तनकीद भी की हमारी बात की। एक ने तो कहा कि असद साहब जो हैं, उन्होंने कहा हैं ये नफीस आदमी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और ये सिंध के खिलाफ साजिश है, और मैं घर घर जाऊंगा सिंध में इनके खिलाफ, इनकी इस तजवीज़ के खिलाफ जो है वो कैंपेन करने के लिए। मैं कहा जी बिल्कुल, आपका आईनी हक है, आप ज़रूर जाएं वहाँ पे। तो लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ बैठ के इसके ऊपर कोई कंसेंसस पोजीशन निकालने की कोशिश करें, खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आवाम को भी इसी तरह से समझा पाएंगे। अभी आप जो है ना, देखें इस वक्त जो सियासत हो रही है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि दूसरे से नफरत क्यों की जाए, और लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं मान गया, आपने मुझे कन्विंस कर दिया कि सबसे मुझे नफरत करनी है। लेकिन भाई मेरा काम कब होगा यार? मुझे तो साफ पीने का पानी अभी भी नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे का स्कूल तो आज भी नाकारा है, 40% मेरे बच्चे जो हैं वो तालीम ही नहीं हासिल कर सक रहे हैं, मेरी बच्ची बीमार होती है, मेरे वालिद बीमार होते हैं तो मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता, सड़कें टूटी हुई हैं। तो लोगों के मसाइल हल करना, देखें जमहूरियत क्यों बेहतर समझा जाता है दूसरे तमाम सिस्टम से, क्यों कायदे-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क होगा, कि जमहूरियत में ये एक गुंजाइश होती है कि आपस में बैठ के एक दूसरे की बात सुन के, बहस मुबाहिसा करके, इख्तलाफ करके आप कुछ ना कुछ हल निकालते हैं जिस पे सब जो है वो
इत्तेफाक कर लेते हैं। हो सकता है कि वो उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक ना हो, लेकिन चलें ठीक है, ये इसमें इतना कुछ है मेरे लिए या उन लोगों के लिए जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ कि मैं इसके साथ गुजारा कर सकता हूँ। अगर आप ये निकाल दें जमहूरियत से, तो फिर जमहूरियत का मकसद क्या है? फिर तो डंडे पे मुल्क चलाना है तो चलाएं। ये बताइए कि पीटीआई के लिए क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? चीज़ें बेहतर हो रही हैं? फ्यूचर है ही पीटीआई का, फ्यूचर पीटीआई का, अब रोक ही नहीं सकते पीटीआई को। जब तक इमरान खान, मैं कितनी दफ़ा बोल चुका थी, मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था, जब तक इमरान खान जेल में, उनकी सिर्फ मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, जितनी पाकिस्तान की सियासी तारीख मैंने देखी हुई है, अगला इलेक्शन इमरान खान के नाम पे जीता जाएगा। और चाहे वो इमरान खान जेल में हो या इमरान खान आज़ाद हो और वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हो, मैं फॉर्म 47 की नहीं बात कर, मैं हकीकी वोट की बात कर। तो तहरीक इंसाफ को तो आप रोक ही नहीं सकते। तहरीक इंसाफ का अब इम्तहान उस वक्त आएगा जब हुकूमत बन जाएगी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। उसके बाद अवाम जो है उनसे तवक्कुआत लगाएगी, उस पर पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो। अब अगर कोई इसके अंदर तब्दीली आनी है तो उसके बाद आएगी, उस वक्त तक अगला इलेक्शन इमरान खान का। और ये फरमाइए कि कराची बेहतर होता दिखाई देता है आपको? मौजूदा निज़ाम में सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आप इस आइनी ढांचे के अंदर तरमीम करके कराची के अवाम को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो अपनी पसंद के नुमाइंदे चुने, चाहे किसी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हों, और वो नुमाइंदे जिनको वो चुने उनके पास ताकत भी हो, इख्तियार भी हो और वसाइल भी हो कराची के मसाइल ख़त्म करने के लिए, उस वक्त तक कराची में कोई बेहतरी नहीं आने वाली। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इसको अच्छा पहलू भी इसका देख लें, जिस दिन आपने ये कर दिया, जिस दिन कराची को बाइख्तियार आपने कर लिया, बाकी सारे पाकिस्तान के तमाम दूसरे अजला की तरह, मैं सिर्फ कराची के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कराची क्योंकि सबसे बड़ा है, एक यूनिक है, जिस दिन कराची हो गया ना, कराची वो मईशत का इंजन है पाकिस्तान का कि पूरी ट्रेन को खींच लेगा अकेला ही। और ये भी बता दीजिए, यूथ आपकी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा, और यूथ परेशान है, बहुत सख्त परेशान है। सिर्फ परेशान नहीं है, नाराज़ भी हैं। वो परेशान भी हैं, वो नाराज़ भी हैं, वो मौजूदा निज़ाम से सख्त तरीन बद्दिल हैं। और हमने IBA में जिस वक्त हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट की कि तरक्की कैसे होती है किसी मुल्क की, उसकी मुख्तलिफ हम थियरीज़ पढ़ते थे। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जॉर्ज काटो, उनकी हमने पढ़ी कि जो ग्रोथ है ना, जो मईशत के अंदर तब्दीली है, वो जहन से शुरू होती है। तो जिस वक्त तक जो आपका मुस्तकबिल है, यानी पाकिस्तान के नौजवान, अगर आपका मुस्तकबिल अपने मुस्तकबिल से नाउमीद है तो अच्छाई की उम्मीद ना रखें। तो पहला कदम ही ये होगा कि उनको आप ऐसे फ़ैसले करें जिससे उनको उनका एतमाद इस निज़ाम में और इस मुल्क के मुस्तकबिल में बहाल हो। वो पहला कदम होगा और उस दिन के बाद से आपकी बेहतरी का सफ़र शुरू होगा। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए इन दिनों में कि जिन्होंने लोगों की तवज्जो, लोगों के जज्बात अपनी जानिब मबसूल कराए, अपनी जानिब लिए। वो अरमुगान का केस हो गया, वो एक ख़ातून अनमोल हैं, उनका जो है वो राहदारियों में, कॉरिडोर्स में जो है ना वो घूमना, पुलिस वालों का उनको प्रोटोकॉल देना हो गया। और आजकल जो मीर रज़ा केस है, कितना अफसोसनाक है वो सब कुछ। और हर इस तरह की कड़ी के आगे आप देखिए तो उसके अंदर ना इतनी सारी नाउम्मीदी भरी है कि आप क्या कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर एहतियात से बात कर रही हैं, अपना हक अदा कर रही हैं, पब्लिक की आवाज़ से आवाज़ मिला रही हैं। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, इससे जुड़ी बातों के बारे में? नहीं, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ को से आवाज़ मिलवाना नहीं चाहिए। आवाज़ नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं भाई, हमें एक्शन की ज़रूरत है। हमें तो वो जिनके हाथ में इख्तियार है, हमें वहाँ से फ़ैसले होते हुए नज़र आने चाहिए। उनके किरदार के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए कि वाकई में कि जिस इंसाफ की पाकिस्तान के तमाम अवाम जो हैं वो उम्मीद रखते हैं, जो उनका हक़ है, जो तमाम दुनिया की महज़्ज़ब माशरों के अंदर मौजूद होता है, वो आप उनको दिलवाएंगे। और जो पुलिस हो गए या पोस्टमार्टम के लिए जो टीम्स थे,
उनकी जो गफलतें हैं इस सब के अंदर, वो इंतहाई शर्मनाक था, नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको भी फौरी ठीक होना चाहिए। वही तो कौन करेगा ठीक, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो जो पुलिस में गया ना, जिसने वो सारे काम किए, वो कोई बहुत ख़राब इंसान था और मैं बहुत अच्छा इंसान। क्योंकि जिस भी वजह से वो इस प्रोफेशन में चला गया, अब क्या पाकिस्तान का निज़ाम एक अब पुलिस वाले को इजाज़त देता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक हर काम करे? क्या गुंजाइश है उसके पास? तो एक बिगड़ा हुआ निज़ाम जो है ना, वो आप एक हद तक तो ये भी कह सकते हैं, जाहिर है हर केस ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती या कोई उसकी वजह नहीं बताई जा सकती। लेकिन बहुत से लोग तो जब आप टूटा हुआ निज़ाम होगा तो उसमें बेचारे वही करेंगे सर्वाइव करने के लिए जो उनको करने की ज़रूरत है, और तो फिर वापस वहीं पे बात आएगी। तो निज़ाम जिसने ठीक करना है, ये तो जिम्मेदारी उसकी बनती है ना, और वो जिम्मेदारी सियासतदान की है मेरी नज़र में। और सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े में, और जब तक सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े में, आपको बेहतरीन नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक ऐसी आवाज़ ज़रूर बन के उभरेंगे कि जो करेक्शंस की बात कर रही है और मुसलसल दूसरी पार्टीज़ के साथ में मिल भी रहे हैं आप, ताकि माहौल बेहतर से बेहतर हो। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखिए, मैं अगर अपने आप को ये बोलूँ ना कि मैं कोई दूध से दुला हुआ और सबसे ज़हीन मैं और सबसे अच्छा नेक पारसा मैं और बाकी सारे ख़राब हैं, मैं किसी के साथ बैठूंगा भी नहीं और बात भी नहीं करूँगा, तो कोई मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं और एक सियासी अमल से माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आप लोगों को पास अपना पैगाम लेकर जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ये काविश करनी पड़ेगी कि जिन चीज़ों से आपके ख्याल में मुल्क बेहतर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर यकीन रखें। वरना आपके पास कोई बंदूक तो है नहीं कि आप गोलियां मार मार के सबसे वो काम करवा लेंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने आई मीडिया को वक्त दिया। थैंक यू।